नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो भारत 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं उन सभी मुद्दों को लेकर जो आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी उस सिस्टम की जो हर कुदरती आफत के सामने घुटने टेक देता है। ज्यादा बारिश हो जाए तो पूरा शहर थम जाता है, सड़कों पर सैलाब आ जाता है, गलियों में नहरें जो हैं वो बहने लगती हैं। आज मैं सिस्टम चलाने वालों से सवाल पूछूंगी। बुनियादी ढांचों की खबर लेने के बाद बात करेंगे बुनियादी लोकतंत्र की। हम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए। लेकिन पंचायत चुनाव तक में हिंसा रोक नहीं पाए हम। हिंसा में कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र की लूट मची हुई है। ये क्या है? तीसरी बात, आज हम आम आदमी के जायका बिगाड़ने वाले टमाटर साहब की करेंगे जो आम भारतीय की हैसियत से बाहर हो गया है। हर बार ये कहा जाता है कि भाई मौसम की मार से महंगा हो गया, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा, इस पर बात जरूरी है। और फिर बात ये मेरा हिंदुस्तान की, जहां तिरंगे की शान की बात होगी। हम अपने देश में जिस शान से तिरंगा फहराते हैं उसी भावना से एनआरआई विदेशों में भी तिरंगे की शान के लिए लड़ जाते हैं और उनको अदब से आज सलाम करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेना जरूरी है। आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों को द रूबिका लियाकत शो कैसे पसंद आ रहा है, सबने हमारी झोली में भर भर कर दुआएं और बधाइयां जो भेजी है उसे आप एक बार देख लीजिए। रूबिका लियाकत जी, आप ऐसे ही भारत की आवाज बुलंद करती रहें। समस्त भारतवर्ष और साधु समाज का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जहां तक भारत वहां तक भारत 24, क्योंकि अब भारत 24 पर है हमारी फेवरेट रूबिका लियाकत बहन। हमारे भारत की बेटी रूबिका लियाकत हमेशा राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही है। भारत की जनता, भारत का साधु समाज हमेशा उनके साथ है। बोलो भारत माता की जय। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से हमेशा वीरांगना की नाई हमारी मातृशक्ति हमेशा धारेंगी। जहाँ तक भारत वहाँ तक भारत 24। अब भारत की बेटी रूबिका लियाकत भारत 24 पर दहाड़ रही हैं, आम आदमी के मुद्दों को उठा रही हैं और देश दुनिया भर में ला रही हैं। इसलिए उन्हें मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमें खुशी है कि भारत की बेटी रूबिका लियाकत भारत 24 में आ गई है और राष्ट्र विरोधी और भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ वो दहाड़ रही है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि भारतीय मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को इंसाफ के साथ उठाएंगी। और ये वादा है भाईजान, न सिर्फ अल्पसंख्यकों की, हर हिंदुस्तानी की आवाज़ ऐसे ही बुलंद करती रहूंगी और उन तमाम लोगों से सवाल करती रहूंगी जो इस हिंदुस्तान की जनता को परेशानी में डालते हैं। तो आज मैं दिल्ली के हुक्मरानों से बात करना चाहती हूँ। मुझे बात दिल्ली की जनता से भी करनी है, लेकिन पहले आपको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीर है हमारी देश की राजधानी दिल्ली की। पिछले 3 दिनों से ऐसी न जाने कितनी ही तस्वीरों की बाढ़ सी दिल्ली में आई हुई है। ये तस्वीरें आई तो क्यों आई, ये सवाल है। ये हालात बने तो क्यों बने, ये सवाल है। देश की राजधानी पानी पानी हुई तो कैसे हुई, उसके पीछे के कारण क्या है, ये जानना जरूरी है। हमने उन्हीं कारण का तलाश करने की ठानी। शुरुआत उन कारणों के पीछे कौन कौन लोग हैं और वो कारण कौन से हैं उसी से करूंगी। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले आपकी बात जनता को सुनाकर। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। और शायद उस वक्त आपके जिब्बा पर सरस्वती विराजमान थी। मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी, यही हुआ जो आपने उस वक्त कहा था। झीलों की नगरी बन गई दिल्ली।
उस कार्यक्रम में ये बात आप कह रहे थे जिसमें दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने के लिए झीलों को फिर से तैयार करने के मास्टर प्लान पर चर्चा हो रही थी। सीएम साहब को इस बयान को एक बार फिर से याद करवाना ज़रूरी था, और हम क्या याद करवाते, उन तक ये बात पहुंची गई होगी क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स इसे खूब वायरल कर रहे हैं। इस पुराने बयान के साथ दिल्ली की मौजूदा तस्वीर को पोस्ट किया जा रहा है। तंज के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है कि दिल्ली में झील बनाते बनाते पूरे दिल्ली शहर को ही झील में तब्दील कर दिया। तो आज इन्हीं तस्वीरों को देखकर हमारे मन में भी जो सवाल उभरे हैं आपके सामने रख रही हूं। ये सवाल दिल्ली के सीएम साहब से है, केजरीवाल जी आपसे हैं। आप इन तमाम सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि आपने जो वादे किए थे उन वादों को आज कसौटी पर उतारना जरूरी है। और सिर्फ आपसे नहीं, तमाम अधिकारियों से भी ये सवाल हैं जिनके जिम्मे देश की राजधानी की व्यवस्था है। जवाब जरूर दीजिएगा। पहला तो ये कि दिल्ली डूब रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, बताइए। मॉनसून की शुरुआत से पहले दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या क्या काम हुआ? दिल्ली की सड़कों को तैयार करते वक्त कितनी मिलीमीटर बारिश का मापदंड रखा गया था? इन सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल जी आपको सबसे पहले देने होंगे। प्रदेश में पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है और आप क्या कह रहे हैं? पहले आप जनता को जो बातें कह रहे थे मैं वो सुनाना चाहती हूँ। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सारी गलती इंद्र देवता की है क्योंकि उन्होंने बिना बताए जरूरत से ज्यादा बारिश कर दी। सफाई तो अच्छी है, इससे सिस्टम में सोए वो अफसर बच गए जिनके जिम्मे दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है। वो इंजीनियर बच गए जिन्होंने दिल्ली के अंडरपास को ऐसा बनाया कि बारिश का पानी निकल ही ना पाए। PWD मंत्रालय को आपने बचा लिया जिसने ऐसी सड़कें बनाई कि एक बारिश में ही तालाब बन जाए। केजरीवाल जी, आप तो IITN है ना, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई पर फख्र भी बहुत है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली जो पिछले 3 दिनों में बारिश में तैर रही है उसकी असली वजह आपको मालूम ही ना हो? मुझे यकीन है कि आप सच्चाई से वाकिफ हैं और किसी कारण अगर आप सच्चाई से दूर हो गए हैं सर, तो आपको जुलाई 2018 की एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं और वो रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है। मेरे हाथ में ये जो रिपोर्ट है ना, उसको किसी और ने नहीं, आपकी सरकार ने ड्रेनेज मास्टर प्लान फॉर NCT ऑफ दिल्ली नाम से पब्लिश किया है। अब जब ये मेरे पास है तो जाहिर है आपके पास भी होगी। इस रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में ही क्या लिखा है आपको बता देना चाहती हूँ। हालांकि हिंदी में मेरी टीम ने इसका तर्जुमा किया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके ये देखिए आप, रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। इसमें क्या लिखा है? लास्ट ड्रेनेज मास्टर प्लान प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1976। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 1976 में आखिरी बार तैयार किया गया था। उस वक्त दिल्ली की आबादी कितनी थी? पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इन द ईयर ऑफ 1976 60 लाख। आपकी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1,67,00,000 थी 2011 में। अभी कौन सा साल है सर? 2023। यानी आबादी कितनी हो गई? इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक की प्रोजेक्टेड आबादी है करीब 2,50,00,000 से ज्यादा। और फिर बता दूं, अभी साल 2023 है, तो बताइए 60 लाख की आबादी के लिए तैयार किया गया ड्रेनेज सिस्टम 2,50,00,000 की आबादी के लिए कैसे काम कर पाएगा? मैं इसे थोड़ा और आसान कर देती हूं। ड्रेनेज सिस्टम 60 लाख के लिए तैयार, लेकिन उस पर 1,90,00,000 आबादी का ओवरलोड। ड्रेनेज मास्टर प्लान फॉर NCT ऑफ दिल्ली तो आपने ही तैयार करवाई थी। ये दूरदर्शिता तो आप ही की थी ना सर, क्योंकि आप दिल्ली की आबादी और ड्रेनेज सिस्टम के अनुपात से सहमत नहीं थे और इसीलिए ये रिपोर्ट आपने बताई। फिर केजरीवाल जी, 5 साल बीतने के बावजूद इस मास्टर प्लान को असल में
आपने क्यों नहीं लाया? और आज आप कह रहे हैं कि बारिश ही ज्यादा हो गई, हमारी तो कोई गलती नहीं है, जबकि आपकी ही सरकार की रिपोर्ट आपकी गलती पर मुहर लगा रही है। मैं फैक्ट्स पर बात करूंगी, मैं लॉजिक पर बात करूंगी। ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, पेज नंबर 120 का रुख करते हैं। ये है पेज नंबर 120 पेज नंबर। क्या कहता है ये पन्ना? दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को तंदुरुस्त करने के लिए कुछ सुझाव यहां पर दिए गए हैं। दिल्ली के 900 आईआईटी छात्रों के अध्ययन के आधार पर ये सुझाव दिए गए। इन सुझावों को भी एक बार आप देख लीजिए, इन केस अगर आपको वक्त ना मिला हो। पहला ये है कि दिल्ली में कोई भी ड्रेनेज सिस्टम को इस हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया जो ज्यादा बारिश की हालत में पानी को शहर से बाहर निकाल सके। इसीलिए ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बहुत जरूरी है जल्द से जल्द। दूसरा, नए ड्रेनेज सिस्टम का डिजाइन पुराने ड्रेनेज सिस्टम जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा, हर सड़क के किनारे का हिस्सा वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से होना चाहिए, यानी बारिश का जो पानी है वो भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के काम आए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए। चौथा, इन सुझावों पर अमल करने के बाद फिर से सुझाव लिए जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये सुझाव जैसे दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया है ना, वैसे ही ये फाइलों में ब्लॉक हो गए। वो अदम गोंडवी की एक कविता है, उसकी 2 लाइनें अरविंद केजरीवाल जी आपके पेशे खिदमत है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। और अदम जी से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि दिल्ली एक शहर है तो लाइनों में थोड़ा रद्दोबदल कर रही हूँ। तो अर्ज़ किया है, तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। खैर, ये किताब क्यों तैयार की गई थी आप ही जानते हैं। इसलिए क्योंकि आपके सपनों की दिल्ली केजरीवाल जी, हमारे सपनों की दिल्ली हकीकत में बन जाए। लेकिन दिल्ली ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ 55 मिलीमीटर बारिश को झेलने में सक्षम है, ओनली 55 mm, जबकि दिल्ली में पिछले 2 दिनों में ही 153 mm बारिश हुई है। ऐसा नहीं है कि बारिश की रफ्तार सिर्फ इस साल इतनी ज्यादा थी। हमने देखा, हमने पन्नों को खंगाला, हमने रिकॉर्ड्स छाने। इससे पहले साल 2003 में 133 मिलीमीटर बारिश 9 और 10 जुलाई के बीच हुई थी। तब भी दिल्ली में ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जैसी बीते 2 दिनों में दिखी है। फिर साल था 2009, 27 और 29 जुलाई के बीच 126 मिलीमीटर बारिश हुई। हाँ, ये सही है कि इन दोनों ही मर्तबा आपकी सरकार सत्ता में नहीं थी, आपकी पार्टी भी नहीं थी, लेकिन आपने तो कस्में खाई थी ना कि जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। दरअसल दिल्ली में हर 10 साल के अंतराल पर ऐसी बारिश होती है और ये ट्रेंड रहा है। लेकिन हमारा सिस्टम तो सियासी गलियों में सुस्त है, हमारी राजनीति बड़ी एक्टिव है। दिल्ली बनाम एलजी सरकार, ये बयान वो बयान, ये आरोप वो आरोप, राजनीति एकदम 2023 वाली हो रही है। इनफैक्ट राजनीति तो फॉरवर्ड लुकिंग है, 2024 को ध्यान में रखकर हो रही है। लेकिन देश की राजधानी वही 1976 के प्लान के मुताबिक चल रही है। और सिस्टम है कि 46 साल से इसको जिगर के टुकड़े की तरह अपने नज़दीक बैठा कर रखे हुआ है। सरकार बदल जाए, सिस्टम बदल जाए, अफसर बदल जाए, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बदलना चाहिए। जो 76 में जवान लड़का था वो आज बुजुर्ग दादा बन जाए, लेकिन हमारी दिल्ली नहीं बदलनी चाहिए और उसका ड्रेनेज सिस्टम कतई नहीं। आपके 2021 के ट्वीट को देखकर कंफर्म हो गई हूं, इस रिपोर्ट के 3 साल बाद आपने वो ट्वीट किया था। मॉनसून को देखते हुए दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर माननीय उपराज्यपाल जी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीजेबी, आईएनएफसी के साथ समीक्षा बैठक की। मिंटो रोड जैसा सिस्टम दिल्ली के बाकी पॉइंट्स पर भी बनेगा। नालों और स्वीवर की नियमित सफाई होगी। दिल्ली में हम बनाएंगे वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम। ये 19 जुलाई 2021 का ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के 3 पात। ना ड्रेनेज सिस्टम बदला, ना मास्टर प्लान पर काम हुआ, ना लोगों ने नालों में गंदगी डालनी बंद की। और नतीजा ये कि देश की राजधानी की सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। एक देश के रूप में ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। सवाल उठाने वालों को आप मौका देते हैं,
और इसकी जितनी जिम्मेदारी दिल्ली के सरकारी तंत्र की है, मैं अदब से सर झुकाकर कहना चाहती हूं कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है, यानी राजधानी में रहने वाली जनता की भी। मैं आज दिल्ली की जनता से भी बात करना चाहती हूं। 2018 के ड्रेनेज मास्टर प्लान को जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने मुझे आपसे बात करने पर मजबूर कर दिया। बताइए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके आसपास के नाले साफ रहे? एमसीडी के कर्मचारी जब इसको साफ करके जाए तो दोबारा उसमें प्लास्टिक या ठोस कचरा ना डालें? आप सोचिए ना, थोड़ा सा सोचिए। बुरा लगेगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इन्हीं कचरों के चक्कर में ये नालियां बारिश के मौसम में ओवरफ्लो कर जाती है। आपको मालूम है, मैं आंकड़ा बताती हूँ, 17 जून 2023 तक दिल्ली के नालों की जब सफाई हुई 91,380 मीट्रिक टन गंदगी निकली थी, 91,380, जबकि सिर्फ 688 नालों की सफाई हो पाई थी। इनमें से सबसे ज्यादा गंदगी पूर्वी दिल्ली के नालों से मिली। पूर्वी दिल्ली में 46,415 मीट्रिक टन गंदगी निकली। इन आंकड़ों को देखकर दिल्ली वालों को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आप तो देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, फख्र से कहते होंगे, क्या घमंड से कहते होंगे, दिल्ली में रहता हूं या दिल्ली में रहती हूं। देखिए, लोकतंत्र में आपका जितना हक है ना, उतनी ही आपकी जिम्मेदारियां भी है। सिस्टम पर सवाल उठाना सही है और हम हैं ना सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना तो गलत है ना। आपको मालूम है कि ड्रेनेज मास्टर प्लान फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के नालों का राजधानी की जनता ने खूब अतिक्रमण किया है। जिन नालों के जिम्मे बारिश के पानी को शहर से बाहर निकालना है, उसमें दिल्ली वालों ने घर का मलबा डाल दिया, जिससे नालों की गहराई कम हो गई और फिर ये जो बारिश हुई उस दौरान ओवरफ्लो ये हो गई क्योंकि उसकी कैपेसिटी पहले ही कम हो गई। दिल्ली में करीब 3,692 किलोमीटर लंबे 2,846 नाले हैं। ये देखिए आप, इनमें से 1100 नालों की सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग करता है और बाकी नालों की साफ सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है। तो सुनिए भैया, पिछले कई वर्षों तक एमसीडी पर किसका कब्जा था? बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। यहां जवाबदेही एमसीडी के पुराने मेयर्स की भी हो जाती है। आप लोग भी नहीं जा सकते हैं कि अब तो हम एक्स हो चले हैं। अगर सिर्फ ये नाले साफ रहते ना और सही से काम किया गया होता तो दिल्ली में बारिश के बाद जो हालात बने हैं उसको 50% ज्यादा कम किया जा सकता था। 50% तक हालात बेहतर हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग यानी आप सिर्फ सरकार और सिस्टम के भरोसे हैं। काश कि ये दिल्ली का ही मामला होता तो हम कलेजे पर पत्थर रखकर कह देते कि ये दिल्ली में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2014 में श्रीनगर में, 2015 में चेन्नई में, 2019 में पुणे में और 2021 में पटना में और 2022 में बेंगलुरु में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। एक के बाद एक आपके सामने उन तस्वीरों को मैं रखना चाहती हूँ। यानी दिल्ली के साथ साथ बड़े शहरों का हाल भी बेहाल हो गया है। पास के गुरुग्राम की सड़कों पर तो पनडुब्बी चलाने का मीम वायरल हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुग्राम में हर बारिश के बाद ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। चंडीगढ़ में भी पूरी सोसाइटी पानी में डूब गई। पहली मंजिल पर आप खड़े हो जाइए और वहां से नाव में पैर रख के बढ़िया से गोंडोला राइड का मजा ले लीजिए। वेनिस में तो पानी नीला होता है, लेकिन चंडीगढ़ में पानी मैला है। इन सब की क्या वजह है बताइए? सिस्टम की नींद। गुरुग्राम के हालात पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल पूछना चाहती हूँ। मनोहर लाल जी, गुरुग्राम तो हरियाणा का सबसे विकसित शहर है ना। बड़े बड़े सूरमा वहां पर रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून वहां पर रहते हैं, करोड़ों करोड़ों में फ्लैट बिकते हैं। इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान कहाँ है? बीते 9 साल से आप सत्ता में हैं। गुरुग्राम में बारिश के बाद जल जमाव की ऐसी तस्वीरों को हम कई दफा देख चुके हैं। आपने गुरुग्राम को जल जमाव से बचाने के लिए क्या किया मनोहर लाल जी? नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है, वो तो आपको मिलती होगी ना। उसी रिपोर्ट में लिखा है कि 7,933 शहरी इलाकों में से 65% के पास कोई मास्टर प्लान असल में है ही नहीं। इन शहरों में निर्माण के लिए जिस अथॉरिटी को बनाया गया वो बरसों पुराने नियमों के हिसाब से चलाया जा रहा है। आबादी के हिसाब से इसको अपडेट किया ही नहीं गया।
शहरी निर्माण संगठन की तरफ से नीति आयोग के एक सर्वे के मुताबिक शहरों की प्लानिंग के लिए कितने पदों की जरूरत है आप ही देख लीजिए। 12,000 कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरत है, लेकिन काम कितने कर रहे हैं? महज 4,000 कर्मचारी और अधिकारी, उनके भरोसे ये सिस्टम चल रहा है। उसमें भी आधे से ज्यादा पद अभी भी खाली है। यानी मनोहर लाल जी, केजरीवाल जी, स्टालिन जी, एकनाथ शिंदे जी एंड मिस्टर हरदीप पुरी, आप भी, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय आपके जिम्मे है। आप सभी के लिए ये रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। आप सबको एक बार फिर बैठकर सोचना होगा कि आखिर देश में जिस रफ्तार से शहर बढ़ रहे हैं, अगर मास्टर प्लान बनाकर इन्हें बसाया नहीं गया तो क्या होगा? आबादी बढ़ने के बाद ये सब होगा। आप नाव लेकर पहली मंजिल पर ऐसे तैराकी करते हुए नजर आएंगे। जल जमाव होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, जाम जैसी समस्याएं सामने आएंगी। और ये बहुत जरूरी है कि आप इस पर विचार करें, क्योंकि जिन वोटों की बदौलत आप सत्ता की मलाई चख रहे हैं ना, उन्हीं वोटों को या वोट देने वालों को परेशान होना पड़ता है। एक गाड़ी खरीदने में न जाने कितने सालों ईएमआई देनी पड़ती है। एक घर बनाने में न जाने कितने सालों तक हर छोटी खुशी को, बड़ी खुशी को साइड में रखना पड़ता है। और ऐसे में वो बहती गाड़ियां जब निकलती हैं तो कलेजे पर पत्थर पड़ता है। इसीलिए ये सारे मुख्यमंत्रियों की और उन मंत्रालयों की जिम्मेदारी है कि आप जनता के लिए काम करें और ईमानदारी से करें। अब आपको पहाड़ से आई आपदा दिखानी जरूरी है, क्योंकि वहां भी हालात बहुत खराब हैं। उन पहाड़ों पर हमने इतना वजन डाल दिया है, इतना वजन डाल दिया है कि अब वो पहाड़ आखिरी सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। लहरों में समाता, सैलाब में बहता, बाढ़ में सहमता ये बेबस हिमाचल है। पिछले 3 दिन की बारिश ने हिमाचल का बुरा हाल कर दिया। तस्वीरें ऐसी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सबसे खतरनाक तस्वीरें मंडी के थुनाग से आई है। बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देख यहाँ के लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। यहाँ सैलाब अपने साथ जंगल, आशियाने सब कुछ बहा ले गया। अब मंडी से आई ये दूसरी तस्वीर। देखिए कैसे चंद सेकंड में मंडी जिले के ओट में बना करीब 50 साल पुराना पुल बह गया। मंडी के बाद आपको हिमाचल के मनाली ले चलते हैं। यहाँ तो बारिश ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए पलक झपकते ही कैसे ये 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। मनाली में व्यास नदी की रौद्र लहरों ने कई घरों को अपने आगोश में ले लिया। मनाली में सड़क किनारे बनी ये दुकान, स्टेट बैंक का एटीएम देखिए, देखते ही देखते सैलाब में समा गया। अगर आप पहाड़ों पर जाते हैं तो जरा संभल कर जाइए। ये वीडियो देखिए। मनाली की इन तस्वीरों में गाड़ियां लहरों में बहती हुई दिखाई दे रही है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ कितने बदहाल हो गए हैं, ये वीडियो उसकी गवाही दे रहा है। मनाली कुल्लू हाईवे का एक हिस्सा धंस गया। इसके बाद रोड के एक तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया। अब इसी की बात करनी है। आपको उस राज्य की तस्वीरें दिखाती हूं जहां से आ रही ये एक एक फ्रेम डराने वाली है। आज मैं देश की जनता से, किसी राजनीतिक दल से या किसी नेता से बात करूं उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें मेरे हिंदुस्तान के एक सूबे की है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव की हैं। इन तस्वीरों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। मैं जानती हूं कि इन तस्वीरों को देखकर आपको भी गुस्सा आता होगा। जिस लोकतंत्र में मेरे और आपके वोट की अहमियत है, ये तस्वीरें उसी लोकतंत्र की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी लोकतंत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत को आपसे छीनने की कोशिश हुई है। वो ताकत है अपना जनप्रतिनिधि अपनी पसंद से चुनना। खाली डराता है। हम तो डरते नहीं है, हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं। कफन हमारा लिए इंतजार करते हैं, हम कफन के लिए इंतजार नहीं करते हैं। ये हमारा जिंदगी का संघर्ष है।
आज मैं अपने लिए, इस देश के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कुछ चुभते हुए सवाल पूछने आई हूं। बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा क्यों हुई? पंचायत चुनाव में हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? चुनावी हिंसा को रोकने के लिए कदम किसने नहीं उठाए? केंद्रीय सुरक्षा बलों को अधूरी जानकारी किसने और क्यों दी? ये सवाल चुभेंगे, लेकिन मैं ममता बनर्जी आपसे ये सवाल पूछूंगी और ये सवाल पूछने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। ममता दीदी की बात आपसे करनी जरूरी है, क्योंकि हिंसा क्यों हुई इसका सबसे बड़ा अगर जिम्मा किसी के कंधों पर है तो दीदी वो आपके कंधों पर है। ऐसा तो नहीं था कि चुनाव वाले दिन ही हिंसा शुरू हो गई। पंचायत चुनाव में तो हिंसा नामांकन के भी पहले से शुरू हो गई थी। तो दीदी बताइए कि हिंसा रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए? आप बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, मैं जानती हूं कि आप हिंसा के खिलाफ लड़कर, हिंसा के खिलाफ चुनकर यहां तक पहुंची हैं। आपने तो लेफ्ट के शासन में लाठियां खाई, आपने अपने सिर पर लाठियां झेली हैं, पेट्रोल बमों का आपने सामना किया है। दीदी, आपके साथ इतिहास में जो कुछ हुआ है हमने वो देखा है और हमें उससे सहानुभूति भी है, लेकिन मैं इतिहास की कसौटी पर वर्तमान को नहीं तौल सकती। आपको जवाब देना होगा कि आपके राज में लोकतंत्र के सबसे बुनियादी ढांचे के लिए हुए चुनाव में हिंसा कैसे हुई। मुझे ये कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं कि आपकी सरकार ने हिंसा पर काबू पाया होता तो आज फिर से करीब 696 बूथ पर दोबारा पोलिंग नहीं करानी पड़ती। आप तो हमेशा केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेती हैं, उन पर लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप लगाती हैं। लोकतंत्र की हत्या की आपकी परिभाषा में बंगाल की हिंसा क्यों फिट नहीं बैठती है दीदी? इसी के लिए मनी पावर का साथ खेल रहा है, मसल पावर का साथ खेल रहा है, माफिया पावर के साथ खेल रहा है। लेकिन एक दिन न एक दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। कल जब आप नहीं रहेगा तो आपका लिए क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है दीदी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को जवाब देना होगा। आपको उन 18 परिवारों को जवाब देना होगा जिनके घर के सदस्य इस चुनावी हिंसा की भेंट चढ़ गए। मुर्शिदाबाद समेत प्रदेश में 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। पूर्वी बर्धमान में 3 सीपीएम कार्यकर्ताओं का कत्ल हुआ। कूच बिहार में बीजेपी पोलिंग एजेंट की हत्या हो गई। उत्तर 24 परगना में निर्दलीय उम्मीदवार के बूथ एजेंट का कत्ल हो गया। नादिया में आईएसएफ के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। मुर्शिदाबाद, मालदा और कूच बिहार में 10 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी के थे, बल्कि इससे पड़ता है कि वो आपके राज्य के बाशिंदे थे, वो इस लोकतांत्रिक मुल्क के नागरिक थे। हमारे यहाँ की प्रणाली तो यही कहती है ना कि भले ही 100 गुनहगारों की वो छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बंगाल में तो लोकतंत्र का झंडा बुलंद करने वाले इस चुनाव में 18 नागरिकों की हत्या हो गई। पंचायत निर्वाचने 4 জনের জামানত বাজেয়াপ্ত করে দিন। আমরা কথা দিচ্ছি 2024-এ নরেন্দ্র মোদীকে আমরা ভারতবর্ষের চেয়ার থেকে সরাবই রাজনৈতিকভাবে। এটা আমাদের শপথ। ये रोष, ये गुस्सा आज क्यों नहीं नजर आ रहा? 8 जून को बंगाल में पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ था। इस ऐलान के बाद से ही ये हिंसा शुरू हो गई थी। आपको 21 परिवारों को जवाब तो देना पड़ेगा दीदी। मैं रुबिका लियाकत आपसे तब तक जवाब मांगती रहूंगी जब तक आप ये नहीं बता देती कि राज्य में हो रहे पॉलिटिकल मर्डर्स पर आपकी पुलिस ने कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया। आपको बताना पड़ेगा कि डीजीपी मनोज मालवीय से क्यों आपने जवाब नहीं मांगा। तृणमूल कांग्रेस की सरकार यानी आपकी सरकार टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हुई हत्या कैसे देख सकती है? आखिर क्यों दीदी, कैसे? मुझे याद है 3 महीने पहले हावड़ा में रामनवमी पर हुए दंगे के बाद आप गरज रही थी, कड़ी कार्रवाई की बातें कर रही थी, लेकिन वो बातें क्या सिर्फ विरोधियों पर कार्रवाई करने तक ही सीमित थी? তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি। তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেব।
befitting reply. मुख्यमंत्री साहिबा, आप तो जुडिशरी से कहती रही हैं कि देश में लोकतंत्र की हिफाजत करें, लोकतंत्र की रक्षा की जाए, फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भेजे गए केंद्रीय बलों को सही से डिप्लॉय ना करने के आरोपों पर आप क्या कहेंगी? क्यों आप पर यह आरोप लग रहे हैं? My all the judicial people, the judiciary, all the leaders and future leaders, that please see that federal structure should remain. Unnecessarily the harassment of the people, it's too much nowadays. All the democratic power is being seized by some people, one section of people. If it is going on, then their country may be going on for presidential form. Where is the democracy? तो दीदी, आप हावड़ा में हुई हिंसा पर खूब बरस रही थी, बरसना भी चाहिए, लेकिन पंचायत चुनाव में हुई हिंसा में लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर पर आप चुप क्यों हैं? कहां गई वो गर्जना? आप क्यों जवाब नहीं देती कि हिंसा रोकने में आपके राज्य की पुलिस फेल रही? आपको ये बताना नहीं होगा कि बीएसएफ और 21 राज्यों की आर्म्ड पुलिस फोर्स को क्यों पंचायत चुनावों के ज्यादातर पोलिंग बूथ से दूर रखा गया? क्योंकि बीएसएफ के डीजी इन सवालों के जवाब आपसे मांग रहे हैं। बीएसएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे, उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था। और जहां जहां पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे, वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। इसके माने क्या है? लोगों की जान जा रही है, जवाब तो देना होगा। जब हिंसा इस कदर होगी तो हम सवाल पूछेंगे और विपक्ष भी सवाल पूछेगा। लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं। उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं। He should send a report to the central. The West Bengal is burning. Central should intervene, either 355 or 356. We want action. The Bengal people want action from the custodian of the constitution. तो सुवेंदु अधिकारी तो राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। दीदी, आपको इन राजनीतिक सवालों का जवाब देना होगा। बीजेपी के सवालों से आप किनारा कर सकती हैं, लेकिन ममता दीदी, आपको कांग्रेस के सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। कांग्रेस भी बंगाल की हिंसा पर आपसे कुछ पूछ रही है। Violence I condemn because there should be a fair elections. Otherwise, there will be no democracy. Otherwise, there will be no democracy. इस सेंटेंस को सुनकर ही डर लगता है। भारत के सबसे संवेदनशील इलाके में भी डीडीसी चुनाव हुए थे। पाकिस्तान से सटे कश्मीर में डीडीसी चुनावों में हिंसा नहीं हुई, वहां शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए। लेकिन बंगाल सुलग रहा है। बंगाल में हिंसा घंटों तक चलती रही, चुनावों के बाद भी हिंसा होती रही, और हमें डर है कि कल पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद कहीं फिर से ना हिंसा भड़के। हम तो दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं दीदी कि ऐसा कुछ ना हो। 2021 में बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद हिंसा में 29 लोगों की मौत हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान 12 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। 2011 में ममता बनर्जी के सीएम बनने के बाद बंगाल में 124 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए। ये आंकड़े मैंने या मेरी टीम ने नहीं गढ़े हैं, ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं, ये आंकड़े मानव अधिकार आयोग के हैं। इन आंकड़ों पर सवाल पूछने से कोई रोक सकता है क्या मुझे? मैं सवाल पूछूंगी और ममता दीदी आपको तो जवाब देना होगा। ये तस्वीरें आप लोग भी देख लीजिए। बैलेट बॉक्स लेकर दौड़ लगाई जा रही है। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, ये किसी भी दल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सवाल हर उस पॉलिटिकल पार्टी की नीयत पर है जो ईवीएम पर सवाल उठाती है। ये हर उस नेता पर सवाल है जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत करते हैं। मुझे ये कहते हुए जरा भी हिचक नहीं कि बैलेट पेपर से चुनाव की मांग इसीलिए होती है ताकि ऐसी तस्वीरें आम हो सके, ताकि थोड़ी सी स्याही डालकर आपके वोट की ताकत को खत्म कर दिया जाए। मैं वादा कर रही हूं,
आपके वोट की ताकत, लोकतंत्र की ताकत के लिए ये आवाज नहीं रुकेगी, नहीं चुप होंगी मैं। हर सत्ताधारी दल से ये सवाल करना जरूरी है, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो। जो गलत करेगा वो सवाल सुनेगा और उसे जवाब देना होगा। आज बकायदा बंगाल के गवर्नर अमित शाह से, देश के गृह मंत्री से मुलाकात करने आए और हिंसा पर रिपोर्ट सौंपी है। पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र के बाद अब बात वीआईपी की करनी है। हाँ, वीआईपी की। हमारे देश में लोकतंत्र है और अभी भी कोई भी मामूली आदमी वीआईपी बन सकता है। हम भी मामूली हैं, मैं भी मामूली हूँ, आप भी मामूली हैं। नहीं, आप बड़े खास हैं मेरे लिए। ये खबर थोड़ी अलग है। ये खबर ठीक वैसी ही है जैसे किसी एक आम आदमी की एकाएक लॉटरी लग जाए। सोचिए क्या ठाठ होंगे उसके। ऐसा ही हाल इन दिनों इस वीआईपी का है, टमाटर साहब। घरों के किचन से लेकर सोशल मीडिया और मेन मीडिया, जहां जाइए टमाटर की ही बात हो रही है। टमाटर कितना वीआईपी हो गया है उसके लिए पहले आपको तस्वीर देखनी है। ये जो पहली तस्वीर है ये वाराणसी की है, जहां तस्वीर में आपको दो चश्मा लगाए कुछ हट्टे कट्टे से युवक नौजवान नजर आ रहे हैं। एक दुकानदार ने टमाटर के लिए बाउंसर तैनात कर दिए हैं। बाद में खबर ये आई कि वो साहब जो पीछे आप देखिए हरा और लाल गमछा पहने हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये दो लोगों को तैनात किया है टमाटर के लिए बाउंसर। पड़ताल की गई, पता चला कि समाजवादी पार्टी के नेता का काम था। महंगे टमाटर पर सरकार को घेरने के लिए ये काम किया गया था। अब वाराणसी पुलिस ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है। टमाटर के स्टेटस का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसकी स्मगलिंग होने लगी है। नेपाल में टमाटर 25 से 30 रुपए किलो मिल रहा है और इसीलिए वहां से स्थानीय लोग टमाटर खरीदकर बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में बेच रहे हैं। तीसरी तस्वीर यूपी के प्रयागराज से आई है। लगता है टमाटर को अब तिजोरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रयागराज में टमाटर की लूट हो गई है। यहाँ एक महिला ने आरोप लगाया कि 4 आदमी उसकी दुकान से 4 किलो टमाटर लूट के ले गए। इसकी शिकायत की गई है। कर्नाटक, वहाँ हासन से भी टमाटर से जुड़ी चौंकाने वाली खबर आई। यहाँ के एक किसान सोमशेखर की फसल चोरी हो गई, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। टमाटर की महंगाई और किल्लत से विदेशी कंपनियां भी बहुत परेशान हो रही है। मैकडॉनल्ड देख रहे हैं आप, अपने बर्गर से टमाटर गायब कर दिया है। अब जो लोग बर्गर खरीद रहे हैं उन्हें बर्गर के साथ सिर्फ प्याज और खीरे की स्लाइस मिल रही है। एक सिंगर ने इस आपदा में अवसर ढूंढा और टमाटर की महंगाई पर गाना बना दिया। सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। लोगों को रोज डेटा मुफ्त में मिल रहा है, तो ये वीडियो कैसे वायरल हो रहा है सुन लीजिए। जनता की लाल हुई जब से हुआ है महंगा टमाटर, टमाटर टमाटर। सर पीट रहे हैं सब्जी सांभर बने कैसे बिना टमाटर, टमाटर। हमारे देश में बहुत लोग जो हैं वो क्रिएटिव हैं। एक शॉप ओनर ने मोबाइल खरीदने पर 2 किलो टमाटर देने का ऑफर दिया। एक सब्जी बेचने वाले ने अपनी दुकान की वर्षगांठ पर 20 रुपए किलो में टमाटर बेचा। भीड़ लग गई। ये तो सुर्खियां हैं जो टमाटर ने इस वक्त बटोरी है, लेकिन ये भी सच है कि टमाटर ने आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। सुर्ख लाल टमाटर प्योरी बनाकर या बनकर सब्जियों का जायका कैसे बढ़ जाता है मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? हर किचन में ये बहुत ज़रूरी आइटम है, मगर अब ये हर घर के बजट को बिगाड़ रहा है और इसकी कीमतें लोगों को रुला रही है और हैरान भी कर रही है। बहुत महंगा टमाटर है आजकल, देखने को नहीं मिल रहा किचन में टमाटर। बहुत परेशानी हो रही। प्याज और टमाटर, हरी मिर्च के बगैर तो सब्जी नहीं है। सब्जी भी, हरी मिर्च भी 80 रुपए पाव है। मार्केट के अंदर तो इस समय इतना महंगाई चल रहा है कि कदम रखने के लिए जो है आदमी मजबूर है कि गद को कदम न रख पाए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पर महंगाई समझ लीजिए 20 दिन पहले जो है थी उससे 4 गुनी हो गई है। इधर टमाटर नहीं मिलने के कारण महंगा होने के चलते यहाँ पर आमद नहीं पूरा है, जिसके चलते यहाँ नेपाल में फसल तैयार, नेपाल से टमाटर आ रही, तो हम लोग खुदरा व्यापारी है सस्ता के चलते नेपाल से बॉर्डर से ला कर यहाँ पर 10 किलो 20 किलो ला करके
आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर सब्जियों में डाली जाती है। हमारे यहाँ तो यही पाक शैली है। इसीलिए बाकी सब्जियों की महंगाई तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है। जैसे तोरी महंगी हो जाए, भिंडी, परवल जैसी सब्जियाँ महंगी हो जाए तो हम इन्हें नहीं खरीदते हैं, हम कुछ और खा लेते हैं, इनके बगैर काम चला लेते हैं। लेकिन जब टमाटर, प्याज, आलू महंगे हो जाते हैं तो हमारे फिक्स खर्चों या थाली पर इसका असर ज़रूर दिखता है। ऐसे में दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो जेब की तरफ मत देखो या बिना जायके वाला खाना खाओ। अब मैं बताती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में टमाटर के भाव किस रफ्तार से बढ़ते हुए नजर आए हैं। टमाटर पिछले साल इन्हीं दिनों करीब 43 रुपए किलो बिक रहा था। ये उपभोक्ता मंत्रालय यानी सरकार के आंकड़े हैं जो दे रही हूँ। पिछले महीने 10 जून की ही अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त टमाटर करीब 27 रुपए किलो था। उसके बाद टमाटर भैया बहुत रिच हो गए, आग लग गई, टमाटर रॉकेट बन गए। एक हफ्ते पहले इसकी जो कीमत है वो 64 रुपए किलो के आसपास थी। अब हालत ये है कि हर दिन टमाटर के भाव ऐसे ही बढ़े जा रहे हैं। 5 दिन पहले इसकी कीमत 83 रुपए हो गई थी किलो, 4 दिन पहले 90 रुपए किलो, 3 दिन पहले 96 रुपए और परसों तक 99 रुपए प्रति किलो और आज तो 102, सेंचुरी पार, 102 रुपए प्रति किलो टमाटर इस वक्त बिक रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने देश भर के अलग अलग शहरों में टमाटर की कीमत का ये औसत निकाला। इसीलिए कहीं आपको टमाटर 200 रुपए किलो भी मिल जाएगा, कहीं पर 100 रुपए किलो हो सकता है या उससे नीचे हो सकता है। मैं आपको एवरेज बता रही हूँ। अगर देश के महानगरों की बात करूँ तो टमाटर आज दिल्ली में 127 रुपए था, मुंबई में 135 रुपए, चेन्नई में 123 रुपए, कोलकाता में लगभग 150 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। टमाटर आज जहाँ है लोगों को परेशान कर रहा है, उसके पीछे कुदरत की बेरुखी है, ये भी समझ लीजिए। पहले बिपरजॉय ने टमाटर की खेती उजाड़ दी, फिर तूफानी बारिश ने सप्लाई चेन को तोड़ दिया। एक हफ्ते पहले ये कहा जा रहा था कि 10 जुलाई के बाद से टमाटर सस्ता हो जाएगा, लेकिन 2 दिन पहले शुरू हुई बारिश ने पूरी खेती बर्बाद कर दी। 2020 और 21 में पूरे देश में 21.18 मिलियन टन टमाटर पैदा हुआ था, लेकिन बीते साल टमाटर का उत्पादन 20.69 मिलियन टन रह गया। फर्क आप देख लीजिए। इस साल का अनुमान 20.62 मिलियन टन है, यानी और भी कम पैदावार। इसीलिए मंडी के व्यापारी ये कह रहे हैं कि अभी कुछ और दिन टमाटर महंगा होगा। रेगुलर नहीं है, पर अभी एक 15 दिन से भाव बढ़ गया वाला है और भाव भी कम भी होगा और बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते, तो पानी पे है ऊपर। लेकिन हर बार कुदरत को कब तक आप दोष देंगे? मैं कहती हूँ ना, आंकड़ों पर बात होनी चाहिए। आंकड़ों से मैं अपनी बात रखती हूँ, सुन लीजिए। टमाटर आज खरीदना मुश्किल है, लेकिन आपको कुछ दिन पहले की तस्वीर दिखा रही हूँ। किसानों को मंडी में टमाटर 1-2 रुपए किलो में बेचना पड़ रहा था। इससे ज़्यादा तो किसान की लागत आ जाती है। इसीलिए कुछ महीने पहले नासिक में किसानों ने मजबूरन टमाटर सड़कों पर फेंक दिया। आज क्या हालत है ये भी आप देख रहे हैं। इसीलिए जो लोग सिर्फ खराब मौसम या बाढ़ बारिश को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिस्टम भी इसमें कम दोषी नहीं है। हमारे यहाँ फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का सिस्टम बहुत खराब है। पूरा सिस्टम डिमांड और सप्लाई पर टिका हुआ है और इसीलिए जब बम्पर फसल होती है तो किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिलती और जब मौसम बेरुखी दिखाता है तो खरीदार लुट जाते हैं। ऐसे में दोषी कौन है? बहरहाल टमाटर आज कितना ज़रूरी हो गया है ये तो हम सभी जानते हैं और इसीलिए चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो तोमर जी हो, हमारे कृषि मंत्री, उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई ऐसा सिस्टम बने कि जब पैदावार बम्पर हो तो उसे ठीक से स्टोर किया जाए और हम पर बोझ ना आए। टमाटर से हमारा या हमारे देश का परिचय आपको पता है कब हुआ था? 500 साल पहले, महज 500 साल पहले। मतलब अकबर, बाबर, इनसे लेकर पृथ्वीराज चौहान जैसे बादशाहों और राजाओं ने शायद टमाटर की शक्ल भी नहीं देखी होगी। दुनिया भर में लोग इससे डरते थे। इसे जहरीला, खतरनाक और पापी बताया जाता था। एक बार तो अमेरिका में टमाटर पर केस हो गया। टमाटर को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टमाटर को घर घर तक पहुंचाने में एक आदमी को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ गई थी। इस आदमी का नाम था कर्नल रॉबर्ट गिबन जॉनसन।
वो एक टोकरी टमाटर लेकर 28 जून 1820 को अमेरिका के न्यू जर्सी कोर्ट पहुंचे। टमाटर को सब पापी कहते थे, लाल है तो खतरनाक होगा ये सोचते थे। तो टमाटर को सेफ बताने वाले अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने कोर्ट रूम में एक के बाद एक टमाटर खाए। वहाँ मौजूद लोगों को लग रहा था कि अब तो जॉनसन गया, इसकी खैर नहीं, मौत हो जानी तय है। लेकिन जब जॉनसन को टोकरी भर टमाटर खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो सबकी समझ में आया कि अरे हम तो यूं ही डर रहे थे इस टमाटर से, ये तो वाकई बड़े काम की चीज़ है। लेकिन आज ये टमाटर काम का बहुत है, लेकिन दाम भी इसका बहुत है, और इसीलिए अब हमें इसे ख़रीदने में घबराहट होती है और इसे जल्द से जल्द सस्ता और दुरुस्त किया जाए। इसमें कुछ ना कुछ सिस्टम की जो फेलियर है वो, और बाद में आप कुदरत को भी दोष देते हैं वो, इन दोनों को मिलकर आपको एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना होगा कि हमें टमाटर की शक्ल हर रोज़ नसीब हो जाए देखना। अब मैं आम हिंदुस्तानियों से बात करना चाहती हूँ। देश के फ़ख्र की ये बात है। देश विरोधी ताकतों को देखकर गुस्सा तो बहुत आता है, इन खालिस्तानियों को देखकर सच में बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कैसे इन खालिस्तानियों में एक हिंदुस्तानी भारी पड़ जाता है। ये तो अपना अलगाववादी एजेंडा चलाते ही रहते हैं। इनका मंसूबा तो यही है कि तिरंगे की शान किसी तरह से कम हो जाए। कनाडा की तस्वीर दिखा रही हूँ। कनाडा में इंडियन काउंसलेट के बाहर भारतीय समुदाय के लोग जमा हुए। भारत माता की जय, हर हर महादेव, वंदे मातरम के नारे लगे। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग हाथ में तिरंगा और कनाडा का झंडा लेकर भारी तादाद में पहुंचे। असल में कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारत विरोधी गैंग बहुत एक्टिव है। ये गैंग भारत के खिलाफ रैलियां निकालता है, प्रोटेस्ट करता है। भारतीय दूतावासों के बाहर ये पूरी आतंकी साजिश खालिस्तान के नाम पर रची जाती है। लेकिन ये मुट्ठी भर आतंकी ये भूल जाते हैं कि सिर्फ भारत की सरहदों में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार इनके बीच में हर देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके सीने में तिरंगा बसता है। कनाडा में भी कुछ ऐसा ही करने की साजिश हुई। भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर कुछ अलगाववादी जमा हुए, अपना एजेंडा चलाने लगे, लेकिन उनको जवाब देने भारतीयों की टोली पहुंच गई। हाथों में तिरंगा थामे ये लोग भारत माता की जयकार करने लगे। कई देशों में असल में बड़े पैमाने पर खालिस्तान के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चल रहा है। इस साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सपोर्ट और फंडिंग का बड़ा रोल है। इस साजिश पर नकेल कसने की जिम्मेदारी सरकार ने NIA को सौंपी है। NIA ने अब तक 6 देशों में ऐसे तत्वों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और भारत विरोधी गैंग को चलाने वाले लोगों की हिट लिस्ट तैयार कर दी है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, परमजीत सिंह पम्मा जैसे कई आतंकी NIA के टारगेट पर हैं और जल्द ही इनको या तो सलाखों के पीछे किया जाएगा या न्याय उचित कार्रवाई होगी। इस पूरी साजिश से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि खालिस्तान की डिमांड में भारत के ही कुछ लोग शामिल हो गए, लेकिन ये नैरेटिव झूठा है। भारतीय समुदाय ने एक बार फिर इसे सिरे से खारिज कर दिया है और इसीलिए हम कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ, उसकी खबर की पड़ताल के साथ और उसकी रगों में बहने वाले सवालों के साथ। मुझे द रूबिका लियाकत शो में इजाज़त दीजिए।